हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 11 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये हमारी जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 चल रही है। और इस यूनिट में हम गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने समझा कि गुरुत्वाकर्षण बल का आखिरकार क्या इतिहास रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्रमिक क्या विकास रहा है। न्यूटन वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसके मस्तिष्क में ये विचार आया कि वस्तुएं पृथ्वी पर ही गिरती हैं, आखिरकार पृथ्वी उनको खींचती है, तो इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन वो पहला व्यक्ति नहीं था। वो पहला व्यक्ति तो ब्रह्मगुप्त था, जो मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल में बताया था कि आखिरकार गुरुत्वाकर्षण बल का क्या क्रमिक विकास है। इसको हमने डिटेल में पिछली क्लास में समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखो, न्यूटन ने उस गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की थी कि उसने ये नहीं सोचा था कि पृथ्वी पर वस्तुएं गिर रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ये कारण खोजा था ब्रह्मगुप्त ने, न्यूटन से बहुत पहले। तो फिर न्यूटन ने सर क्या खोजा? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गणितीय सत्यापन किया, गणितीय विधि से उसको प्रूफ करके दिखाया और उसका एक फॉर्मूला निकाल के बताया न्यूटन ने। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला निकाल के बताया था, उसी फॉर्मूले को हम आज इस्तेमाल करते हैं और उसी की सहायता से हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हम चलिए आज समझते हैं आखिरकार न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का वो नियम क्या था और उन्होंने वो फॉर्मूला क्या निकाल के दिया था। तो हमारे साथ आप नोट्स बनाते रहना। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। देखो, देखा जाए तो यहाँ पर न्यूटन ने सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण बल को गणितीय विधि से सत्यापित किया था। न्यूटन ने सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण बल को गणितीय विधि से सत्यापित किया था तथा गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र की स्थापना की या सूत्र का निर्माण किया। सूत्र इन्होंने बना दिया। आखिरकार सर फॉर्मूला क्या होता है? आज हम पढ़ते हैं F बराबर G m1m2/r²। ये 1687 ईस्वी में पहली बार न्यूटन ने ही उनका गणितीय रूप से उसको सत्यापित किया था। जैसे केपलर के ग्रहों के नियम है, केपलर ने एक सैद्धांतिक बात की थी, ग्रहों के नियम दिए थे, लेकिन उनको मैथमेटिकली प्रूफ किसने किया? न्यूटन ने। तो इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो ब्रह्मगुप्त ने डिटेल चर्चा की थी, लेकिन इसको गणितीय विधि से सत्यापित किसने किया? तो न्यूटन ने। तो आखिरकार न्यूटन ने ऐसी क्या बातें बोली थी? तो हम बात करते हैं सर, न्यूटन ने जो प्रयोग किया था उसमें इन्होंने क्या मान के चला था। न्यूटन ने ये कहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान वाले कण लो, तो उन्होंने मान लीजिए दो द्रव्यमान वाले पिंड लिए। मान लो ये ए पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, और ये है आपका बी पिंड, इसका द्रव्यमान m2 है। न्यूटन ने इन दो द्रव्यमान वाले पिंडों को लिया और इनके बीच में इनकी डिस्टेंस को देखा। इसकी डिस्टेंस देखो, जब भी हम किन्हीं दो पिंडों के बीच की बात करेंगे, जब हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, तो जब हम किन्हीं दो पिंडों के बीच की जब दूरी कंसीडर करेंगे तो उस दूरी को केंद्र से नापेंगे। हम हमेशा याद रखें कि सर जब भी हम किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी निकालेंगे तो वो दूरी हम केंद्र से मापेंगे, मतलब द्रव्यमान केंद्र से, कि उन वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र से हम एक लाइन खींच देंगे, मिला देंगे उनके केंद्रों को, और जो भी दूरी होगी उसी को हम बीच की दूरी r कहेंगे। देखो, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत से टीचर्स ये बता देते हैं कि एक ये पिंड है, एक ये पिंड है, इनके बीच की दूरी ये, इसको कंसीडर कर लेते हैं। फिर बाद में दिक्कत आती है। बाद में कब दिक्कत आती है? वैसे तो चल जाएगा, चलो ठीक है चल गया, लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब हम पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की बात करें, किसी वस्तु की बात करें कि पृथ्वी पर ये चल रही है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करेगा, वो हम अभी आगे समझने वाले हैं। तो वहां पर फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए हम शुरुआत से ही बताकर चलें
तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने पहले से ही बता के चला है कि जो बीच की दूरी हम कंसीडर करते हैं वो इन द्रव्यमान वाले पिंडों के सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र को मिलाते हैं, वही बीच की दूरी कहलाती है। तो ये बीच की दूरी है। अब अगर हम बात करें तो सर इनके मध्य एक बल कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। ये वाला पिंड है वो इस पर बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा, एफ लगाएगा। हमने मान लिया कि सर एफ बल लगाएगा, लेकिन ये जो एफ बल किस पर लगा है, पिंड ए पर लगा है, तो इसलिए हमने ए लिख दिया। और किसके कारण है इस पर, इस वाले के कारण है, तो ये हमने लिखा बी। मतलब इस पर लगने वाला बल है एफ और लग रहा है ए पर, तो हमने ए को पहले लिखा है, और किसके कारण लगा है, बी के कारण, तो हमने बी को बाद में लिखा है। इसका मतलब एफ ए बी हो गया। अब ए वाला, ये वाला जो पिंड है ये इस पर कुछ बल लगाएगा, ये एफ, लेकिन लगा किस पर है ये वाला बल, बी पर, तो यहाँ पर हमने बी लिखा। किसके कारण है, ए के कारण, तो हमने लिख दिया बी ए। तो ये वाला इस पर बल लगाता है और ये वाला इस पर बल लगाता है, लेकिन दोनों बराबर बल लगाते हैं। ये बल जो है वे आपस में बराबर हैं, इनके मध्य में जो बल लगता है वो बराबर होता है, ये दोनों बल बराबर होते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू जो होती है ना वो बराबर होती है। और इसी बल के लिए, इसी बल को आखिरकार ये कितना बल लग रहा है, इसी बल के लिए सूत्र बनाकर दिया था न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या कहा था, देखो न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने दो बातें कही। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में दो बातें बोली थी। क्या बोली थी, नंबर एक कि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात बोली कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती m1 इंटू m2, ये पहला इक्वेशन इन्होंने दिया। दूसरी बात क्या बोली कि गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी, उनके किनके, इन दोनों पिंडों के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात बोली कि इनके जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती 1/r²। ये समानुपाती का ही चिन्ह होता है, लेकिन ये उल्टा लिख दिया ना, तो हम इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। देखो व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सर r में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो बल में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r का वर्ग है। अगर r का वर्ग नहीं होता तो हम कहते सर r में जिस अनुपात में परिवर्तन करेंगे उसी अनुपात में, उसके रिवर्स अनुपात में बल बदलेगा। लेकिन यहाँ r का स्क्वायर है, इसका मतलब r जिस अनुपात में बदलेंगे तो इसका स्क्वायर, मतलब इस r में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर बल में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब ये कहने का है। ये दो इक्वेशन इन्होंने दिए कि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के जो समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों समीकरणों को मिलाया तो मिलाने पर क्या बना, F समानुपाती m1 m2/r², ये निकल के आया। और हम जानते हैं कि सर भौतिक विज्ञान में जब भी हमें समानुपाती का चिन्ह हटाना होता है तो सर उसके लिए कोई कांस्टेंट चिपका देते हैं। तो अगर हम बात करें सर कांस्टेंट की, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, मैं इधर ही लिख देता हूँ, लिख दूँ आपको दिख जाएगा। चलो F बराबर G m1 m2/r², ये है। ये इन्होंने फॉर्मूला निकाल के दिया कि सर ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो G m1 m2/r², ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे। अब यहाँ आप सोच रहे हो सर ये जो G है, ये G का मान कितना होता है। तो अगर हम बात करें सर इस G की वैल्यू की, कि सर हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन ये जो G है इस G को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक। इस G को सार्वत्रिक गुरुत्वीय
गुरुत्वीय नियतांक, नियतांक, ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक हम इसको कहते हैं। ये जो जी है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक इसको कहा जाता है। तुम कहोगे सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11। अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या होता है, देखो बल का मात्रक, जब जी की वैल्यू निकालनी है, जी का मात्रक निकालना है, तो इन सबको इधर भेजो, तो न्यूटन तो इसका मात्रक हो जाएगा, तो न्यूटन ये आ गया, न्यूटन इनटू ये जो दूरी है, दूरी मतलब मीटर स्क्वायर, वो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर, और अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये देखो ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, तो किलोग्राम और किलोग्राम का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा, वो अपॉन में आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे केजी, केजी स्क्वायर। अब आप ये कहोगे कि सर ये जो वैल्यू है, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसकी गणना सबसे पहले किसने की थी, तो इसकी जो एग्जैक्ट गणना है हम कहेंगे यह मान सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश है, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने 1797 ईस्वी में की। हम कहें बात कि सर हेनरी कैवेंडिश, ये वही हेनरी कैवेंडिश हैं जिन्होंने हाइड्रोजन को खोजा था। तो हेनरी कैवेंडिश ने ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू निकाली थी 1797 ईस्वी में। अब तुम्हारा दिमाग यहाँ घूम जाएगा, तुम कहोगे सर 1797 में जब जी को खोजा गया है या जी की वैल्यू निकाली गई है और न्यूटन ने ये जो नियम बनाया था ये 1687 की बात है, और जी 1797 में अगर मिला है तो सर न्यूटन ने कौन सा जी इस्तेमाल कर लिया, सर न्यूटन ने किस जी का इस्तेमाल किया था, तो आपने इसका मतलब पहले वाली क्लास नहीं देखी है। अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है तो पहले वाली क्लास नहीं देखी है, 11वें नंबर की, उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो जी है गुरुत्वीय, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक यूनिवर्सल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। देखो ये जो गुरुत्वीय नियतांक है, मैंने कहा था मारिया ग्रिमाल्डी और बटिस्टा रिक्सियोली नाम के दो व्यक्ति थे, दो पर्सन थे जिन्होंने इस जी की वैल्यू को निकाला था सरल लोलक की सहायता से। न्यूटन से बहुत पहले की बात है ये, न्यूटन से भी बहुत पहले, जब गैलीलियो का समय था उस समय की बात है, मतलब उस न्यूटन से बहुत पहले की बात है जब जी की वैल्यू को उन्होंने निकाला था। लेकिन जो जी की वैल्यू निकाली थी वो इतनी नहीं थी, इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, लेकिन हाँ इसके आसपास में थी, लेकिन इतनी नहीं थी। तो जो जी उन्होंने निकाल लिया था उसी जी को लेकर न्यूटन ने अपने इस फॉर्मूले में इस्तेमाल किया था। न्यूटन भी ये उन्हीं की जी को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है जी की वो बाद में पता चली है। न्यूटन का नियम दिया गया है, उसके बाद ये तमाम सालें बीत गई हैं, उसके बाद यहाँ पर 1797 ईस्वी में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चला है। तब तक हम उसकी गलत वैल्यू ही इस्तेमाल करते थे, लगभग उसका जो मान था इसके ही बराबर था। अब यहाँ ये जरूर नहीं है कि सर वो मान कितना था, वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है एग्जैक्ट मान। तो एग्जैक्ट मान इस ईयर में खोजा गया था और इसकी लगभग वैल्यू न्यूटन से बहुत पहले खोज ली गई थी, दो लोगों ने खोज ली थी। अगर आपको ये समझना है कि कैसे खोजी थी, किसने खोजी थी, कब खोजी थी, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है कि वहाँ आप जाकर देख सकते हो। तो ये हमें समझ में आएगा सर ये इसका जो मान है वो यहाँ पर खोज लिया गया था, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर, और न्यूटन से भी पहले इसको लगभग इसका मान खोजा गया था दो लोगों ने। तो हम यहाँ पर समझ में आएगा सर ये है गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ न्यूटन ने कहा था, देखो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने ये कहा था कि ये जो बल है, ये बल है, देखो ये इसके सेंटर की तरफ लग रहा है और ये इसके सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब ये जो बल है सेंटर की तरफ लगने वाला बल है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं सेंट्रल फोर्स। तो हम कहेंगे नोट पॉइंट में कि इसे मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों की ओर लगता है, इसलिए इसे केंद्रीय बल भी कहते हैं, इसलिए सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। अगला नोट पॉइंट कि सर ये जो है न्यूटन ने एक और बात यहाँ पर बोली, इन्होंने देखो यहाँ कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक क्यों लगाया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इस ब्रह्मांड का कोई भी पिंड द्रव्यमान वाला ले लो, उसके मध्य में यही बल कार्य करता है। इतने प्लेनेट आकाश में हैं तो वो एक दूसरे की कक्षा में ना तो आते हैं ना अपनी कक्षा को छोड़कर जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है,
सर वहीं कहीं वहां पर भी कहीं ना कहीं ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जो एक दूसरे को अपनी कक्षा में फिक्स करके रखा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण ही काम करता है। दूसरा, इन्होंने एक और प्रयोग किया था। इन्होंने ये चेक किया कि अगर ये दो पिंड हैं, इनके मध्य में, मैं उदाहरण के तौर पर मानता हूं कि मान लो इनके मध्य में 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अभी गुरुत्वाकर्षण बल 50 न्यूटन है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। अगर हम एक द्रव्यमान वाला कण लेकर आए, उसको हमने बीच में रख दिया, बीच में रखा या इसके पास रखा या यहाँ रखा या यहाँ रखा या यहाँ यहाँ कहीं पर रख दिया, फिर हमने देखा कि सर इनके मध्य अब गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। फिर देखा तो पता चला कि सर फिर भी कितना है, फिर भी सर 50 ही न्यूटन है। इसका मतलब किसी दूसरे कोई अगर पिंड लेकर आएंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो उस पिंड का, उसके पिंड के द्रव्यमान का इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इस बात को नोट पॉइंट में लिखेंगे। इन्होंने कहा था कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसी तीसरे पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर तीसरे पिंड को अगर उठाकर बीच में रखेंगे तो पहले वाले जो पिंडों के मध्य जो बल लग रहा था वो उतना ही लगता रहेगा। तो हम यह कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी तीसरे पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि दो वस्तु हैं, उनका द्रव्यमान कुछ होगा, उनके मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल कुछ कार्य कर रहा है, अगर हमने एक 2m द्रव्यमान की वस्तु उनके बीच में रख दी तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? बताइए, आधा हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा कि कुछ नहीं, मतलब परिवर्तित नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दीज? तो हम कहेंगे सर परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि उसके वजन, जो नया पिंड हम लेकर आएंगे उसके वजन पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता ही नहीं है। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। अगली बात हम करते हैं, एक और नोट पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं कि सर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। इनको चलना तो है नहीं, सिर्फ पथ पर डिपेंड करेंगे। ये स्पेस में भी काम करता है, जमीन पर भी काम करता है, हर जगह काम करता है, और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे पाथ पर डिपेंड कौन करता था? घर्षण बल कर रहा था। सर सरफेस जितनी ज्यादा खुरदरी होगी वो उतना ही ज्यादा लगेगा, और जितनी ज्यादा चिकनी होगी, स्मूथ होगी, उतना ही कम लगेगा। तो पथ पर निर्भर कौन कर रहा था? घर्षण बल। लेकिन ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसको संरक्षी बल कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम कहेंगे कि यह बल, मतलब यह कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे संरक्षी बल भी कहते हैं, इसलिए इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी कहा जाता है। अब आप यहाँ समझे कि सर संरक्षी बल क्या है? संरक्षी बल वो होता है जो पथ पर निर्भर नहीं करता, वो हमेशा संरक्षित रहता है, पथ पर डिपेंड नहीं करता, वो होता है संरक्षी बल। और जो पथ पर निर्भर करेगा, जैसे घर्षण बल, सर पथ पर निर्भर जो कर जाएगा वो असंरक्षी बल होता है। तो घर्षण बल असंरक्षी होता है, लेकिन ये संरक्षी बल होता है। तो एक बात हमें यहाँ समझ आई। अगली देखो, न्यूटन ने यहाँ पर ये फॉर्मूला निकाल के दिया था और अपनी बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की थी। उस कैलकुलेशंस को इन्होंने एक किताब में लिखा था। इनकी न्यूटन की एक बुक है, न्यूटन की बुक है। इसका नाम है फिलोसॉफी, पूरा लिख दे रहा हूँ, फिलोसॉफी नेचुरालिस, फिलोसॉफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये इतना बड़ा नाम है इस किताब का। क्या नाम है? फिलोसॉफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, शॉर्टकट में प्रिंसिपिया कह देते हैं। ये इन्होंने किताब लिखी थी और इस किताब में अपनी जितनी भी गणना की थी, इस किताब में उन्होंने लिख दिया था। अब इस किताब में लिखा था, तो ये किताब बहुत भरपूर मात्रा में लोग इसको खरीद रहे थे और इसमें समझ रहे थे आखिरकार न्यूटन ने क्या कैलकुलेशंस दी हैं। ये जो किताब थी, इस किताब से न्यूटन के जो नियम है इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन हालांकि ये किताब बहुत तीव्र गति से बिकी थी 1713 ईस्वी में।
न्यूटन के पास एक डिमांड गई कि भाई साहब तुम्हारा जो फर्स्ट एडिशन है इस किताब का वो बहुत तेजी से बिक गया है और लोगों के बीच में डिमांड है कि इसका दूसरा एडिशन आना चाहिए। तो 1713 ईस्वी में न्यूटन ने प्रिंसिपिया का दूसरा एडिशन पर काम करना प्रारंभ किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है सबसे ज्यादा फेमस किस किताब से हुए, तो प्रिंसिपिया से नहीं हुए। तुम कहोगे सर क्यों नहीं हुए, क्योंकि आगे चलकर जैसे जैसे इन्होंने दूसरा एडिशन भी दिया तो लोग ने इनकी किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया, तो इनकी किताब में जो कैलकुलेशंस थी वो थोड़ा सा जटिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी, इसको व्यक्ति समझ नहीं पा रहे थे। तो समझने के लिए क्या किया, एक व्यक्ति आया 1738 ईस्वी में, बात करता हूँ 1738 ईस्वी, फ्रांस का दार्शनिक एक फ्रांस का दार्शनिक था, उसका नाम था वाल्टेयर। देखो इसको कहीं कहीं वाल्टेयर पढ़ते हैं, कहीं कहीं वाल्टेयर पढ़ते हैं, तो आप कंफ्यूजन मतलब नाम में लेना, वाल्टेयर मैंने लिखा है, चलो ठीक है, कहीं वाल्टेयर मिल जाए तो तुम कंफ्यूज होगा, अरे सर ये कौन सा हो गया। तो 1738 में फ्रांस का दार्शनिक वाल्टेयर, इसने क्या किया कि न्यूटन के जो भी गुरुत्वाकर्षण के नियम थे अपनी बहुत सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया और अपनी किताब बना दी। हम इनसे क्या किया कि वाल्टेयर ने न्यूटन के नियमों को सरलतम रूप में अपनी किताब में लिखा। तो 1738 ईस्वी में वाल्टेयर नाम का ये व्यक्ति था, इसने न्यूटन के जो नियम थे उनको बहुत आसान कर दिया, उनको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया और एक अपनी किताब बना दी। इसी किताब के माध्यम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, इनकी जो लैंग्वेज थी इसको लोग आसानी से समझ पा रहे थे, तो इनकी किताब से न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है सबसे ज्यादा अगर फेमस हुआ है तो वो सर इनकी किताब से हुआ है, इस प्रिंसिपिया से नहीं हो पाया है। न्यूटन की खुद की किताब है, इससे ज्यादा फेमस नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम 1738 में जो वाल्टेयर नाम का व्यक्ति है फ्रांस का दार्शनिक, इसकी किताब से सबसे ज्यादा इनको फेम मिली है। तो हम यहाँ पर ये समझेगा आखिरकार गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और न्यूटन ने ये दिए थे और किस पर ये डिपेंड करता है और इसके क्या क्या नाम है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके मैं आगे बात करता हूँ, इससे आगे की मैं अभी बात करता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या न्यूमेरिकल आ सकता है। देखो एनटीपीसी के पेपर में ये पूछा गया सवाल है, आप इस सवाल को जरा करने की कोशिश करो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अगर आप सीख गए हो, फॉर्मूला समझ गए हो, तो इस सवाल को करके दिखाओ। सवाल है कि यदि दो पिंडों के द्रव्यमानों को 3 गुना तथा बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल डैश गुना बढ़ जाएगा। जो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है डैश गुना बढ़ जाएगा। आप ये सवाल बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखो हम इसको समझते हैं, हमारे पास अभी हमने सीखा कि सर गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है सर फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले पर हम अप्लाई करेंगे, ये मान लो कि कोई दो पिंड हैं, उनका द्रव्यमान m1 और m2 है। अब वो कह रहा है कि इनका द्रव्यमान कितना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, मतलब 3m1 और 3m2 कर दिया जाए। तो हम अगर यहाँ पर F डैश निकालें, F डैश, ये तो मान लो शुरुआत में उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अगर हम बाद में निकालेंगे सर उनका द्रव्यमान बदल दिया और उनके बीच की दूरी बदल दी, तब कितना होगा, तो हमने मान लिया F डैश होगा, तो बराबर G। अब आएगा m1, तो पहला वाला हमने कितना कर दिया है, 3 कर दिया, 3 गुना, तो 3m1 हो जाएगा, ये 3m1, और दूसरा वाला भी हमने 3m2 कर दिया है, और अपॉन में r को हमने कितना कर दिया, आधा, r हमने कर दिया आधी, तो r अपॉन 2 हो गया। और इसका क्या हो रहा था, r का तो स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर हो गया। इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, यहाँ पर है g, ये g 3 का गुणा आपस में हो जाएगा, तो एक काम करो 3 का गुणा 3 में करके ये 9 आगे आ जाएगा, और g m1 और m2 ये आया, अपॉन में r स्क्वायर अपॉन ये 4 आ गया। हम जानते हैं कि सर ये फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी अगर एक फ्रैक्शन रखा है तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से हो जाता है, तो इस 4 का गुणा कहाँ हो जाएगा, इस यहाँ हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 9 में इस 4 का मल्टीप्लाई हो गए 36 हो जाएगा, और ये होगा g m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। अब यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो ये कितना है सर, ये तो पहले वाले के बराबर है, पहले वाले के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर ये 36f हो गया, मतलब f डैश जो निकल के आया वो 36f 36 गुना हो गया,
और जल्दबाजी में हम इसका आंसर लगा देंगे सर ये 36 हो गया, लेकिन बस यही गलती कर दी। जल्दबाजी में 36 जैसे ही निकला नहीं तो तुरंत हमने उत्तर लगाया नहीं, यही गलती हो जाती है। ये इसका उत्तर नहीं है। तो फिर सर क्या है? सवाल को ध्यान से पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश गुना बढ़ जाएगा। वो ये नहीं पूछ रहा कि अगर हम इस तरह से चेंज कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना हो जाएगा, वो उसने ये नहीं पूछा। वो कह रहा है कि कितने गुना बढ़ जाएगा, बढ़ा कितना है। तो देखो शुरुआत में कितना था, 1F, शुरुआत में था 1F और बढ़कर कितना हो गया 36F। तो तुम खुद बताओ 1F से जब 36F होता है तो कितना बढ़ता है, 35F, इतना बड़ा होगा। इसका मतलब हम कहेंगे सर बल 35 गुना बढ़ जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना था कि सर उसने ये नहीं पूछा कि बल कितने गुना हो जाएगा, उसने पूछा है कि कितने मतलब बल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो बढ़ा कितना है, बड़ा है 35। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब है 35, अर्थात 35 गुना बढ़ जाएगा। देखो न्यूटन ने दो बातें और बोली थी। न्यूटन ने ये कहा था कि ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, इस संसार की हर एक वस्तु पर लगता है, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं। और एक बात ये कहा था कि ये जो बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इस संसार का सबसे क्षीण बल है, सबसे कमजोर बल है। तो यहाँ दो बातें उन्होंने बोली थी, दोनों बातों को हम लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल संसार का सबसे कमजोर मतलब वीक, क्षीण, कमजोर बल है। एक बात ये। दूसरी बात इन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मांड में चाहे कहीं पर भी चले जाओ वहां पर ये बल काम करेगा। इसका मतलब सर ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। किसी भी माध्यम में ले जाओ सर, पृथ्वी पर ले जाओगे तो हवा का माध्यम हो जाएगा, पानी में ले जाओगे तो सर पानी का माध्यम हो जाएगा, स्पेस में ले जाओगे तो वहां कोई माध्यम नहीं है। इसका मतलब माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो हमें लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये भी बात इन्होंने बोली थी कि भाई न्यूटन ने ये भी दोनों बातें बोली थी। तो हमने अभी ये एक न्यूमेरिकल समझा। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया और बीच की दूरी को आधा कर दिया, तब बताओ कितना होगा। तो सर इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? कैलकुलेशन इतनी करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम फॉर्मूला देखा करो। देखो मैं बताता हूँ, तुम फॉर्मूले में देखो द्रव्यमानों का क्या हो रहा है, गुणा, द्रव्यमानों का गुणा हो रहा है, आर का हो रहा है वर्ग। तो बस द्रव्यमान में कितना परिवर्तन है, 3 गुना किए, दोनों 3 गुने। तो द्रव्यमानों का गुणा था तो 3 गुणा 3 वो करेंगे और अपॉन त्रिज्या को क्या किया, त्रिज्या को आधा। देखो मैंने 3 गुणा 3 लिखा, बाकी एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं लिखी, डायरेक्ट उत्तर निकालना हमको। 3 गुणा 3 किया क्योंकि द्रव्यमानों का दोनों का गुणा होता है और बट्टे में नीचे आर का वर्ग होता है। आर को हमने कितना किया है, आधा किया है। आधा कितना होता है, 1/2, 1/2 और इसका हम वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग होता है आर का। इस चीज को सॉल्व करो, जितना भी आए इतने गुना हो जाएगा वो। तो इस चीज को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/1/4, 4 ऊपर जाके ये हो जाएगा 36। तो इसका मतलब जो बल होगा वो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि सर 36 गुना हो जाएगा। और उसने ये नहीं पूछा कितने गुना हो जाएगा। अगर जब 36 गुना हो जाएगा तो पहले 1F था तो 35F न जुड़े होंगे, तो इसका मतलब 35 गुना बढ़ जाएगा। ये इस सवाल का जवाब हो गया। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने कहा कि द्रव्यमान को दोगुना किया गया है और त्रिज्या को आधा किया गया है, तब बताइए बल कितना हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट हम निकालेंगे, द्रव्यमान कैसे किया गया है, 2 गुना। तो दोनों द्रव्यमान 2 गुने किए गए ना, तो इसका मतलब 2 गुणा 2, दोनों को 2 गुना किया गया है। अगर वो ये बोलता एक को 2 गुना और एक को 4 गुना, तो 2 गुणा 4 कर लेते। अभी 2 गुना किया गया है दोनों को, 2 गुना, और त्रिज्या को आधा किया गया है तो त्रिज्या को आधा कर लो और त्रिज्या का वर्ग होता है। इसको सॉल्व करो, 4/1/4, 4 चौक 16। इसका मतलब बल जो होगा वो 16 गुना हो जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा, तो 15 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं यहीं पर बोलूं कि एक इन दोनों जो दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान 2 गुना किया गया है और एक का द्रव्यमान सर 5 गुना किया गया है और त्रिज्या को 1/3 किया गया है, तब बताइए। तो सीधा सीधा पहले का हमारे द्रव्यमान 2 गुना किया है तो 2 मल्टीप्लाई बाई, दूसरे का द्रव्यमान 5 गुना किया है तो 5 अपॉन त्रिज्या को हमने 1/3 किया है तो 1/3 और उसका है स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई किया अपॉन में लिखो 1/9, 9 धाई 90। इसका मतलब 90 गुना हो जाएगा। अगर इस तरह से आप परिवर्तित करोगे, ये भी एक क्वेश्चन बन गया
कि सर हमने द्रव्यमान को एक दो पिंड थे, एक का द्रव्यमान डबल कर दिया और एक का हमने 5 गुना कर दिया है और बीच की जो दूरी है वो हमने 1/3 कर दी है, तब बताइए बल कितने गुना हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर ये डायरेक्ट हमने सॉल्व किया, वो बोल देंगे 90 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल होगा हम उसको डायरेक्ट आराम से कर सकते हैं इस मेथड से, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना आ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं समझता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं कि सर जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, वो न्यूटन ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम जी और कैपिटल जी में अंतर समझते हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है या फिर इनके बीच में क्या सर एक रिलेशन बन सकता है। तो हम यहाँ लिख रखे हैं जी तथा जी में संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन बनता है। देखो फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, जो हमें अभी समझा कि F बराबर जी m1 m2 बट्टे r²। जरा इस फॉर्मूले को हम यहाँ पृथ्वी पर लगा के देखते हैं। सर ये अर्थ है और ये कोई व्यक्ति खड़ा है। देखो ये व्यक्ति, पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी की तुलना में अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो टेंस टू 0 होगा, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। इसीलिए मैंने पृथ्वी पर ये खड़ा हुआ व्यक्ति को पॉइंट कंसीडर किया है और इसको जूम करके मैंने दिखाया कि ये देखो व्यक्ति खड़ा है। ये जो व्यक्ति, ये पॉइंट है, ये एक व्यक्ति को डिनोट करता है। तुम कहोगे सर पृथ्वी पर पॉइंट क्यों दिखाया है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है तो उसके ऊपर अगर एक व्यक्ति खड़ा होगा तो वो सर पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत छोटा होगा, तो उसको एक पॉइंट कंसीडर किया गया है। अब हम ये समझेंगे कि सर अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। सर वो व्यक्ति और पृथ्वी के मध्य में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमें समझना है। तो हम यहाँ समझते हैं, देखो ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है, जहां पर m1 मतलब एक का द्रव्यमान, m2 मतलब दूसरे का द्रव्यमान, जिन दोनों के बीच में हमने गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, और r मतलब उनके बीच की दूरी। तो एक बात समझो, यहाँ पर अगर ये व्यक्ति खड़ा है, इसका हमने द्रव्यमान माना है सर स्मॉल m, और पृथ्वी का द्रव्यमान है me, पृथ्वी का द्रव्यमान है me, मास ऑफ अर्थ, ये e सफिक्स में है me, इसका द्रव्यमान है m और पृथ्वी का द्रव्यमान है me। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कंसीडर करेंगे। देखो मैंने बताया था जब भी हमें दो पिंडों के बीच की दूरी कंसीडर करनी होती है तो केंद्र से केंद्र मिलाते हैं। ये तो एक पॉइंट ही है तो पॉइंट तो यही होगा, लेकिन पृथ्वी के केंद्र से मिलाएंगे। तो अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो बीच की दूरी का काम कौन करेगा। सर पृथ्वी की ये जो त्रिज्या है RE, ये त्रिज्या ही बीच की दूरी का काम करना प्रारंभ कर देगी। अब हम यहाँ लगा सकते हैं सर गुरुत्वाकर्षण बल का ये वाला फॉर्मूला, तो जरा लगा के देखेंगे। देखो ये आदमी पृथ्वी पर बल लगाएगा और पृथ्वी इस पर बल लगाएगी, दोनों को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, दोनों बल बराबर होते हैं। तो हम देखते हैं कि सर पृथ्वी आखिरकार इस व्यक्ति पर कितना लगाएगी गुरुत्वाकर्षण बल, तो F बराबर पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर लगाएगी। तो हमने कहा सर F बराबर G m1, m1 का मतलब है पहला वाला कण, तो पहला वाला चलो इसको मान लो m मल्टीप्लाई बाई m2 दूसरा वाला, तो दूसरा वाला पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान me अपॉन, अब बीच की दूरी, तो बीच की दूरी यहाँ पर अभी जब कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर खड़ी होती है तो बीच की दूरी, ये त्रिज्या ही बीच की दूरी का काम करती है। इसीलिए मैंने कहा था कि द्रव्यमान वाले पिंडों के केंद्र से केंद्र मिलाते हैं। अगर केंद्र से केंद्र नहीं मिलाओगे तो फिर इस वाले जो चित्र है इसको समझने में आपको दिक्कत आ जाती है, इसको समझना था, इसीलिए मैंने बताया कि सेंटर से सेंटर मिलाते हैं। तो इस वाली कंडीशन में जो बीच की दूरी होगी वो त्रिज्या ही काम करेगी। तो हम यहाँ बीच की दूरी लिखेंगे RE और उसका हो रहा है स्क्वायर। तो ये तो बल हो गया कि पृथ्वी द्वारा इस व्यक्ति पर लगाया गया बल। ये जो व्यक्ति है इस पृथ्वी पर भी बल लगाएगा, मतलब इस संसार की कोई भी वस्तु है उसके अंदर द्रव्यमान है, वो अपना बल पृथ्वी पर लगाती है और उसको हम बोलते हैं भार। तो मतलब व्यक्ति लगाएगा, व्यक्ति जो बल लगाएगा उसको बोलेंगे भार, व्यक्ति जो बल लगाएगा पृथ्वी के ऊपर उसको बोलते हैं भार। और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है m × G, इतना लगाता है बल। मतलब व्यक्ति, कोई भी वस्तु है द्रव्यमान वाले, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, पृथ्वी के ऊपर कितना भार लगाएगी, m × G लगाती है। और हम जानते हैं कि सर ये दोनों बल बराबर होंगे क्योंकि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल समान रहता है। पृथ्वी इस पर लगाएगी और ये इस पर लगाएगा और ये दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों को मैं बराबर करके देखता हूँ। तो मैंने इसको बराबर किया है कि mg बराबर कैपिटल G स्मॉल m और ये me अपॉन RE स्क्वायर। अब हम यहाँ देखते हैं कि सर ये स्मॉल m है और ये भी स्मॉल m है, ये व्यक्ति का द्रव्यमान है, ये भी व्यक्ति का द्रव्यमान है, तो सर ये कट जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सर G बराबर कैपिटल G me बट्टे RE स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन निकल के आया सर स्मॉल g और कैपिटल G में क्या संबंध है।
अब हम यहाँ समझते हैं कि सर ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वीय नियतांक है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर हर एक जगह अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, आकार है, वो अलग टाइप का है। पृथ्वी की त्रिज्या बदलती रहती है अलग अलग जगह पर, जैसे ध्रुवों पर कम होती है, भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। हर एक अक्षांश पर पृथ्वी की त्रिज्या अलग अलग है, क्योंकि वो थोड़ी चपटी सी है। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। हम यहाँ समझते हैं कि सर एम ई क्या है। यहाँ पर एम ई क्या है, हम कहेंगे सर एम ई है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। अब इसका मान बताओ कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, ये होता है 5.97219 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, इतना होता है। मतलब पृथ्वी का जो एग्जैक्ट द्रव्यमान है वो इतना होता है। तो तुम कहोगे सर पृथ्वी का द्रव्यमान अगर हम इतना लेकर काम करेंगे सवालों में, तो सर सवाल की जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत कठिन हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया कि लगभग इसका वैल्यू मान लिया। सर इसको हमने 6 कंसीडर कर लिया, 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। तो जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स में हम पृथ्वी के द्रव्यमान की वैल्यू इतनी लेकर चलते हैं। सर यहाँ पर आर ई क्या है, आर ई बराबर क्या है, ये है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। तो तुम कहोगे सर पृथ्वी की त्रिज्या होती कितनी है, तो एग्जैक्ट इसका मान है 6371 किलोमीटर, मतलब 6371 किलोमीटर एग्जैक्ट इसकी लंबाई है। तो त्रिज्या की ये लंबाई है। और तुमने सुना होगा सर 6400 किलोमीटर बोल देते हैं, तो 6400 किलोमीटर वो नहीं होता है, एग्जैक्ट इतनी है, वो लगभग हम मान लेते हैं। अब एक बात काम करो, इसका देखो, अगर मैं तुमसे सवाल पूछ लूं कि पृथ्वी की त्रिज्या बताइए मील में, कितना मील होता है, तो शायद ही तुम में से कोई इस सवाल का जवाब दे पाएगा कि सर मील में कितनी होती है, पता नहीं। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, फिर भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक मील कितने के बराबर होता है, 1.602 किलोमीटर के बराबर होता है। अब 1.602 का भाग लगाएंगे जब इसमें, तब निकल पाएगा मील। तो हमको डायरेक्ट याद रखना है सर मील में कितनी होती है, 3963 माइल, MILE। ये हमको डायरेक्ट याद रखनी है। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा, जब ये क्वेश्चन आया था तो लोगों ने तुक्का ही लगाया था, पता है क्यों, कि पहले तो बहुत लोगों को यही नहीं मालूम कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है। 1 माइल बराबर 1.602 किलोमीटर होता है। जब और जिसको मालूम था वो बेचारा भाग नहीं लगा पाया, तो भाग लगाने में दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर इसको माइल में आप बदलना सीखो मत, केवल तुम डायरेक्ट रट लो इसको कि 3963 माइल होता है पृथ्वी की त्रिज्या और एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है। तो तुम कहोगे सर इस वैल्यू को अगर लेकर हम सवालों में काम करेंगे तो सर कठिन हो जाएगा सवाल। पहली बात तो सर ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में बनाओ। तो हम मीटर में बात करेंगे तो ये हो जाएगी 6371, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 3 जीरो लगा दी, इतना मीटर हो गया। और इसकी हम लगभग 64, इसको हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर पॉइंट, तो 6, अभी तो हम चलो एग्जैक्ट लिखते हैं, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अंक हमने छोड़ दिए, यहाँ पॉइंट लगाया इतना। ये तो एग्जैक्ट मान है, लेकिन सवालों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट हटाने का नियम सुना होगा सर, इसको हटाएंगे 5 से ज़्यादा है तो एक आगे बढ़ा देता है। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इतना हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करके चलते हैं। ये है वैल्यू न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ अगर आर ई और सर एम ई और जी की वैल्यू अगर रखें तो सर स्मॉल जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जर अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और मल्टीप्लाई बाई एम ई का मान कितना होता है, ये एम ई का मान रख लो, ये एग्जैक्ट मान है वो रखा जाता है 5.97 इंटू 10⁻24, मैंने इतना रख लिया है। और अपॉन आर ई की वैल्यू रखो, आर ई की वैल्यू रख लो इतनी 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, और इसका भी स्क्वायर हो रहा है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का मान निकल के आएगा। तो ये जो जी का मान है, अब आपसे ये पूछा जाए कि सर ये जी का मान 9.8 कहाँ होता है, कौन सी अक्ष पर निकाला गया है। ये जो 9.8 है तो पृथ्वी का
आकार जो अलग टाइप का है, हर एक जगह त्रिज्या बदलती है, तो जी का मान बदलता है। तो सर ये 9.8 कौन से अक्षांश पर है? एक बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि जो हम आज मानते हैं जी का मान 9.8, ये किस अक्षांश पर मानते हैं? तो ये मानते हैं 45 डिग्री अक्षांश पर। 45 डिग्री अक्षांश, ये जो मान है जो हम मानते हैं वो 45 डिग्री अक्षांश पर है। अब हम एक आपको चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं कि किस तरह से होता है। देखो ये मान लो हमारे पास पृथ्वी है और ये उसका भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और यहाँ पर 45, यहाँ पर 45 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश होता है। 90 डिग्री अक्षांश एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट है। तो हम बात करें कि सर जी गुरुत्वीय त्वरण है, जी का मान तो हर जगह अलग होता है, तो सर पृथ्वी पर मैक्सिमम मान कहाँ होता है? मैक्सिमम ध्रुवों पर होता है, क्योंकि वहाँ आर कम है। देखो त्रिज्या पृथ्वी की, पृथ्वी थोड़ी चपटी है, ये थोड़ा सा ऐसा गोल नहीं होता है, थोड़ी चपटी टाइप की होती है। चलो मैं बना देता हूँ चपटी। ये थोड़ी सी पृथ्वी इस तरह से होती है चपटी टाइप की, यहाँ पर भी इस तरह से होती है पृथ्वी। पृथ्वी अगर इस तरह से चपटी है तो सर त्रिज्या यहाँ पर बहुत मिनिमम होगी, यहाँ पर जो 90 डिग्री अक्षांश होगा वहाँ पर मिनिमम त्रिज्या होगी। जब त्रिज्या सर वहाँ मिनिमम है तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो यहाँ सर जी का मान होता है जी मैक्स होता है, GMAX। और यहाँ पर ये जो 45 डिग्री है 45 डिग्री अक्षांश, और ये है 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर जी की वैल्यू एवरेज है। जी की वैल्यू जो एवरेज है जो हम मान के चलते हैं वो 45 पर, और यहाँ पर यहाँ मिनिमम है जी एवरेज, और यहाँ पर जी मिन है। तो यहाँ से सवाल आएगा सर कितनी कितनी वैल्यू होती हैं? तो जी एवरेज जो है उसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी मैक्सिमम है, जी मैक्सिमम वो कितनी होती है? तो वो होती है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी मिनिमम होती है पूरी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर, इस RE का मान मैक्सिमम है। त्रिज्या अगर यहाँ से निकालेंगे तो सर ये वाली त्रिज्या छोटी है, ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होती है जी की, कितनी होती है? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है। तो हमें याद रखना है, देखो अगर आपको उधर ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी होती है? 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। सबसे मैक्सिमम सर कहाँ पर है? सर मैक्सिमम है ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर ये त्रिज्या मिनिमम होती है। ध्रुवों पर त्रिज्या मिनिमम होती है क्योंकि पृथ्वी चपटी है, ये वाली दूरी मिनिमम है और ये बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा, जो होता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो है 9.8, ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमने 45 डिग्री अक्षांश पर निकाली है। याद रहे कि 45 डिग्री अक्षांश पर ये होता है, ये एवरेज होता है, हम इसको मान के चलते हैं। और भूमध्य रेखा पर वाले, अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये हम याद रखेंगे। अब हम इसकी बात समझेंगे। सर जी का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है वो बदलता है, पृथ्वी से ऊपर जाने में बदलेगा, अंदर जाने में बदलेगा, तो तमाम तरीके से बदलता है। तो किस तरह से बदलता है वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं उसको समझता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम जी के मान में परिवर्तन समझ लेते हैं कि आखिरकार जी का मान कैसे बदलता है, और जो स्मॉल जी है वो उसका मान किस पर निर्भर करता है। जैसा कि फॉर्मूले में आप देख रहे हो, ये है पृथ्वी की त्रिज्या, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये तो कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। इतना हमें समझ में आया। सर पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है और सर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। त्रिज्या में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो जी का मान काफी बदल जाएगा। तो देखो अब हम बात करें सर जी का मान बदलता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का आकार जियोइड है, चपटा टाइप का है, इसलिए जी का मान बदलता है। तो हम कहेंगे सर पृथ्वी पर जी का मान बदलने का प्रमुख कारण पृथ्वी का आकार है।
पृथ्वी का आकार जियोइड, जियोइड बोलते हैं इसको, भू आव, हिंदी में बोलते हैं भू आव, मतलब चपटा हुआ है। तो चपटा है, इसके कारण जी का मान अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें कि सर ये पृथ्वी है, तो ये इस तरह से न होकर बल्कि ये थोड़ी सी चपटी है, अगर हम बात करें इस तरह से है, तो यहाँ पर ये सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है आर ई, और एक ये इसकी त्रिज्या है, ये भूमध्य रेखा वाली है और ये ध्रुवों वाली है। तो सर ध्रुवों पर आर ई आप देख सकते हो कि सर जो आर ई है, ये आर ई यहाँ पर मिनिमम है, तो ध्रुवों पर जी अधिकतम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ध्रुवों पर जी का मान मैक्स होता है। एक बात समझ में आया? ये जो भूमध्य रेखा है, तो वो भूमध्य रेखा पर आर मैक्सिमम होती है, तो जब आर मैक्सिमम है तो सर जी मिनिमम होगा। तो हम कहेंगे सर भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, यहाँ पर न्यूनतम होगा। हमें समझ में आएगा सर ध्रुवों पर अधिकतम होता है और सर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगर हम आपसे सवाल पूछें कि अगर कोई व्यक्ति ध्रुवों पर चला जाए और फिर भूमध्य रेखा पर आए, तो वो अपने भार में क्या परिवर्तन पाएगा? तो जब वो ध्रुवों पर जाएगा तो अपना भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा। और क्यों? क्योंकि भार क्या होता है, भार का फॉर्मूला क्या है, भार बराबर होता है m इंटू जी। तो द्रव्यमान तो उसका नियत रहेगा, लेकिन जी बदलेगा। जी यहाँ जहाँ ज्यादा होगा वहां पर उसका भार ज्यादा, और जहाँ जी कम होगा वहां पर भार कम होगा। तो अगर कोई व्यक्ति ध्रुवों पर चला जाए तो अपना भार है वो बढ़ा हुआ महसूस करेगा, और अगर भूमध्य रेखा पर चला जाए तो अपना भार घटा हुआ महसूस करेगा। तो इस पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का अगर भार है तो वो सबसे मिनिमम भार अपना भूमध्य रेखा पर ही कंसीडर करता है। भूमध्य रेखा पर मिनिमम भार कंसीडर होता है हर एक चीज का, इसीलिए जितने भी प्रक्षेपण केंद्र हैं, जिन उपग्रह सैटेलाइट, वो भूमध्य रेखा के नजदीक ही बनाए जाते हैं। तो हम इतना बात समझे। अगली हम बात समझते हैं कि सर जी के मान में परिवर्तन तब भी होता है जब पृथ्वी से छोड़कर कोई वस्तु ऊपर चली जाए, तब जी का मान घटता है। और सर पृथ्वी की सतह को खोद कर अंदर अगर आए तब भी जी का मान घटता है। तो ये हम कंडीशन देखते हैं। नोट पॉइंट अगला हम समझते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। हम कहेंगे सर कैसे घटता है, तो ये मान लो ये हमारी अर्थ है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से हम यहाँ चले गए, यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या थी और हम चले गए यहाँ पर, यहाँ है जी डैश और यहाँ पर तो जी है, पृथ्वी पर जी है, पृथ्वी से ऊपर चले गए। तो अगर हम वहाँ चले गए हैं और वहाँ जी का मान कंसीडर करेंगे तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जी बराबर कैपिटल जी एम ई पृथ्वी का त्रिज्या बट्टे आर ई स्क्वायर, ये होता है। आर ई का मतलब होता है उन दोनों पिंड की, अभी मैं यहाँ पर आर रख रहा हूँ, आर ई नहीं रख सकता, आर ई तो केवल इतना होता है। हम इस पिंड की बात करें तो सर ये पिंड काफी ऊपर पहुंच चुका है, तो आर ई ये और ये एच ये हो जाता है। तो हम ये देखेंगे आर ई प्लस एच का स्क्वायर, जी डैश का फॉर्मूला बना। जी डैश का क्या फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा कि सर जी एम ई, तुम कहोगे सर द्रव्यमान क्यों नहीं बदला, क्योंकि देखो यहाँ तक जाने पर एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, जहां पहुंच जाता है कण वहां से एक सर्कल बनाते हैं। अगर हम सर्कल बनाएं तो सर्कल इस तरह से बनेगा, सर्कल बनाएं तो सर्कल कंप्लीट होगा इस तरह से, और इस सर्कल का द्रव्यमान हम कंसीडर करते हैं कि सर अगर ये पिंड यहाँ पहुंच गया है तो इतना हम द्रव्यमान कंसीडर करेंगे। लेकिन सर यहाँ तो हवा है, तो सर हवा का तो कोई वजन होता नहीं है, हवा में ज्यादा वजन होता नहीं, इसको कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ केवल पृथ्वी का ही द्रव्यमान काम करता है। तो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान फिक्स रहेगा, एम तो फिक्स रहा, लेकिन ऊपर जाने पर ये बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गई, तो यहाँ पर आर ई प्लस एच कर दिया। अब एक बात बताओ, नीचे की वैल्यू को बढ़ा दिया है तुमने, अगर नीचे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जी का मान घटेगा, और देखो स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब तीव्र गति से घटेगा। तो इसका मतलब ऊपर जाने पर घटता है, लेकिन कैसे, तीव्र गति से घटता है। तो हम कहेंगे सर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, लेकिन तीव्र गति से घटता है। तीव्र गति से क्यों घटता है भाई साहब, क्योंकि नीचे आर का स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, इसलिए तीव्र गति से घटेगा, तो ऊपर जाने पे घटा। अगला हम बात करें सर, अगला नोट पॉइंट
कि अगर पृथ्वी को खोद कर यदि अंदर जाएं तो भी जी का मान घटता है। कैसे देखते हैं, मान लो ये पृथ्वी और किसी व्यक्ति ने यहाँ पर खोद कर ये अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया और वो व्यक्ति यहाँ पहुँच गया है यहाँ पर। तो एक बार बताओ, जब यहाँ पहुँच गया है तो हम इतना सर्कल कंप्लीट करेंगे और भार इतना हम कंसीडर करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, जी डैश बराबर जी। अब यहाँ जो एम ई डैश हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान पृथ्वी का अब नहीं रहा, अब यहाँ पहुंच गए तो केवल इतना हम द्रव्यमान लेंगे। एम ई डैश, एक तो द्रव्यमान कम हुआ, तो द्रव्यमान कम हुआ तो जी का मान तो कम होगा ही होगा, और द्रव्यमान बहुत तीव्र गति से घटता है तो जी का मान घटेगा। लेकिन एक बार बताओ, यहाँ से अगर यहाँ आ गया है तो पहले यहाँ तक ही आर कंसीडर कर रहे थे। देखो ये पूरी होती है यहाँ से लेकर ये तो पूरी आर ई है, लेकिन हम अब मात्र इसको कंसीडर करेंगे, केवल इस स्मॉल आर को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो अब नहीं रहे, क्योंकि अंदर आ गया है। तो हम यहाँ पर मात्र स्मॉल आर अब रखेंगे उसका स्क्वायर। तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि सर जब अंदर की तरफ आते हैं तो द्रव्यमान तीव्र गति से घटता है, द्रव्यमान घट गया है, तो द्रव्यमान घट गया तो जी का मान घट जाएगा। अब तुम कहोगे सर आर भी तो घट रही है, ये घट रही है तो जी के मान को ये बढ़ाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर घट रही है, आर का इतना फर्क नहीं पड़ता है। आर के घटने के कारण जी के मान में कमी, तो जी के मान में वृद्धि होती है, ये जो जी के मान में थोड़ी सी वृद्धि करता है, यही कारण है कि द्रव्यमान घटने के कारण वैसे जी बहुत तीव्र गति से घटना चाहिए, लेकिन आर भी तो कम हो गया था, इसलिए जी घटता तो है लेकिन गति उसकी धीमे धीमे होती है। जितना तेज यहाँ घट रहा था उतना तेज ये यहाँ नहीं घटता है, यहाँ धीरे धीरे घटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आर भी कम हो रहा है। तो हम एक लिखेंगे, ये हमने लिखा है कि पृथ्वी को खोद कर यदि अंदर जाएं तो भी जी का मान घटता है, लेकिन ऊपर जाने की तुलना में धीरे धीरे घटता है। हमें इतना समझ में आ गया सर, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाएंगे तो जी घटेगा और खोद कर अंदर जाएंगे तब भी घटेगा। तो हम कहें सर तेज कहाँ घटेगा, बहुत तीव्र गति से कहाँ घटेगा? ऊपर जाने पर तेजी से घटता है और अंदर जाने पर धीरे धीरे घटता है। क्यों? क्योंकि अंदर जाने पर घटता है मात्र द्रव्यमान के कारण, और द्रव्यमान में हालांकि बहुत तीव्र गति से कमी हो रही है, लेकिन ये आर भी तो कम हो रहा है, ये इसकी गति को स्लो कर देगा। जो जी घटेगा इसकी गति को स्लो कर देगा, धीरे धीरे घटेगा। तो हमें इतना समझ में आ गया। हम यहाँ से एक सवाल आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये है क्वेश्चन, ये है अर्थ, और अर्थ पर ये इसका सेंटर है। हम बात करते हैं सर ये है ध्रुव, यहाँ पर हम बोलते हैं जी ए है, गुरुत्वीय त्वरण जी ए है, और यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पहुँच गया है पार्टिकल, यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर 100 मीटर ऊपर पहुँच गया है, यहाँ पर जी बी है, और ये हम मानते हैं सर ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा वाला यहाँ पर जी सी है, और एक व्यक्ति इसको खोद कर अंदर पहुँच गया है, पृथ्वी के अंदर खोद कर पहुँच गया है, यहाँ पर है, यहाँ पर जो जी है वो जी डी है। तो अब हमें आपको ये बताना है कि सर इनका जी का घटता हुआ क्रम बताओ, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, उससे कम कहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा। तो बताइए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस तरह से 4 पॉइंट दे दिए और उसने पूछ लिया कि ये बताओ, ये सब जगह गुरुत्वीय त्वरण मैंने दे दिया, तो आप बताइए घटता हुआ क्रम। और उसने ये बताया था ये जो अंदर गया है ना, ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर अंदर गया है। तो आप हमको जी का मान बताइए, आखिरकार घटता हुआ क्रम बताइए। तो सबसे ज्यादा जी कहाँ होगा सर? सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होगा, तो जी ए सबसे ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पर सर पृथ्वी की सतह पर ही जी मैक्सिमम होता है, वो भी ध्रुवों पर। अब दूसरे नंबर पर होगा जी सी, भूमध्य रेखा पर, तो ये हो गया जी सी। अब हम अभी सतह पर ही तो हैं, सतह को छोड़कर ऊपर जाएंगे तो घटेगा, और सतह को छोड़कर जमीन में जाएंगे तो घटेगा। तो अब हम बात करते हैं सर ऊपर जाएंगे तो बहुत तेजी से घटता है, तो जी का मान देखो 100 मीटर ऊपर गए हैं, ये 100 मीटर अंदर गया है, तो ये ज्यादा तेज घटा होगा कि ये ज्यादा तेज घटा होगा? इसका मतलब सर इसका मान इससे कम होगा, क्योंकि अंदर जाने पर धीरे धीरे घटा है, तो जी डी आएगा, इसके बाद आएगा जी डी, और फिर लास्ट में आएगा जी बी। तो हमें ये इनका क्रम याद रहे कि आखिरकार यदि ये 4 पॉइंट हैं और इन 4 पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हम
देखें तो ये इनका सही क्रम रहेगा। अभी हम एक दो सवाल और करेंगे। चलो एक सवाल और हम यही बोलते हैं कि एक क्वेश्चन है, यदि यदि एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा कर उसे थोड़ा थोड़ा पिच ये पिचका देता है, पिच का मतलब धसा देता है, पिचका देता है, तो तो वहाँ जी का मान हो जाएगा। तो वहां पर जी का मान कितना हो जाएगा? मतलब क्या है, देखो इसका चित्र मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये पृथ्वी है, उल्कापिंड आया है और यहाँ मान लीजिए उल्कापिंड यहाँ आया है और यहाँ टकराए, इसके कारण पृथ्वी ये नीचे धस गई थोड़ी सी। इस तरह से हुआ कि ये पिंड आया और यहाँ पर इस पृथ्वी को यहाँ धसा दिया है, पृथ्वी को इसने बस धसाया है यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जी का मान कितना हो जाएगा। एक बात बताओ, जब यहाँ पृथ्वी धस जाएगी, ये अंदर तो गया नहीं, पृथ्वी की सतह को इसने धसाया है, इसने नहीं बोला कि गड्ढा खोद के अंदर चला गया है, पृथ्वी की सतह को धसाया है। तो इसका मतलब ये जो चीज, ये जो क्षेत्र है, ये भी एक ध्रुव की तरह काम करना लगेगा। इसका मतलब जी का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर अगर आपसे कोई ये बोले कि ऊपर से एक उल्कापिंड आया और पृथ्वी की सतह पर गिरा और पृथ्वी को धसा दिया, वहां पिचका दिया, तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जगह देखो, द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि द्रव्यमान अभी भी पूरा ही कंसीडर करेंगे। यहाँ जगह पिचकी है, इसका मतलब सर ये यहाँ पर जी के मान को बढ़ा देगा, क्योंकि ये एक ध्रुव की तरह काम करना प्रारंभ कर देगा, त्रिज्या को यहाँ घटा देगा। इसका मतलब जी का मान बढ़ जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा जी का मान बढ़ जाएगा। ये है इस सवाल का जवाब। तो ये हमें समझा कि आखिरकार जी के मान में किस तरह से परिवर्तन होता है। अभी थोड़ा और परिवर्तन है, घूर्णन के कारण भी परिवर्तन होता है, उसको हम अभी समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम घूर्णन के कारण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या अंतर होता है उसको समझ लेते हैं। देखो घूर्णन क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी ही अक्ष पर इस तरह से घूमे तो उसको बोलते हैं घूर्णन, और जब कोई एक वृत्ताकार पथ पर इस तरह से गति करे तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, तो वो होता है परिक्रमण गति, और जब अपनी अक्ष पर घूमे तो वो होता है घूर्णन गति। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। तो हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, देखो जी डैश घूर्णन के कारण फॉर्मूला होता है पृथ्वी का वास्तविक त्वरण माइनस पृथ्वी की त्रिज्या इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद रखेंगे। देखो इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होता है, इसका डेरिवेशन समझते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है सर, हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, डेरिवेशन नहीं पूछता है, तो हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। सर ये पृथ्वी घूर्णन अगर कर रही है तो उसके कारण ये फॉर्मूला होता है, सर गुरुत्वीय त्वरण में ऐसे परिवर्तन होगा। तुम कहोगे सर ये थीटा क्या होता है, जरा थीटा को समझ लेते हैं कि ये अगर पृथ्वी है और ये थीटा क्या है, ये अक्षांश को दिखाता है कि कितने डिग्री अक्षांश पर आप बात कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये तो भूमध्य रेखा है, यहाँ से आपने अगर मान लीजिए कि 30 अंश का कोण लिया है, तो ये बना, यहाँ से जो लाइन खींचेगी उस लाइन को हम 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहेंगे। अक्षांश, ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, ये हमें मालूम होगा कि सर ये जो एंगल होता है, ये एंगल दिखाता है कि किस अक्षांश की हम बात कर रहे हैं, वो एंगल होता है। तो अगर हम बात करें सर ये घूर्णन के कारण क्या होता है, घूर्णन अगर कर रहा है तो यहाँ देखो ओमेगा, देखो यहाँ ओमेगा, ये क्या ओमेगा, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। एक इक्वेशन है, जैसे 10 बराबर 15 माइनस 5, देखो 15 में से 5 घटाऊंगा तो 10 आएगा, कन्फर्म समझ आ गया। अगर एक बात बताओ, इस वैल्यू को मैं बढ़ाऊं तो ये वैल्यू घटेगी कि नहीं घटेगी, ये बताओ। जैसे मान लीजिए सर इस 5 की जगह पर अगर मैं 7 लिख दूं या मान लो 6 लिख दिया, तो सर अगर 6 भी लिखा है तो 15 में से 6 घट के फिर ये 9 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इसका मान बढ़ाऊंगा तो इसका मान घटता है, यहां पर मान बढ़ाता हूं तो इसका मान घटता है। अब आप देखो यहाँ पर ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग, अब तुम इसको बढ़ाओगे, जब इसको बढ़ाओगे और ये माइनस हो रहा है, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा कि नहीं घटेगा, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर यहाँ पर चीज को बढ़ाऊंगा, यहाँ पर चीज की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो सर ये वाली वैल्यू घटेगी। तो मैंने अगर कोणीय वेग बढ़ाऊंगा तो ये वाला वैल्यू घटेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पृथ्वी की
घूर्णन गति बढ़ने पर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान घटता है। हमें समझ में आएगा सर घूर्णन गति कर रही है, अगर घूर्णन के कारण जी का मान घटता है। अब हम आपसे बोलें सर घूर्णन का मान बढ़ाएं तो जी का मान घटेगा। सर इसको बढ़ाते जाओ, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना जी का मान कम होता जाएगा। एक सिचुएशन आएगी जब हम इस कोणीय वेग का मान बहुत मैक्सिमम कर देंगे, मतलब पृथ्वी का जो कोणीय वेग है जब अपने वेग से 17 गुना हो जाएगा तो इस जी का मान शून्य हो जाएगा। तो हम इस बात को लिखेंगे कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति 17 गुनी या इससे अधिक हो जाए तो जी का मान शून्य हो जाएगा। अगर पृथ्वी का जो घूर्णन है अगर वो घूर्णन 17 गुना हो जाए या फिर इससे भी अधिक हो जाए तो पृथ्वी पर जो जी की वैल्यू है वह शून्य हो जाएगी, सब कुछ भारहीनता का अनुभव करेंगे। और अगर देखो घूर्णन तेज होता है तो जी घटता है, और घूर्णन अगर स्लो होगा, अगर इसकी वैल्यू को स्लो कम करेंगे तो फिर ये बढ़ेगा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू को 5 से घटाकर 4 करो तो 15 में से 4 घटेगा तो फिर ये भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसको अगर कम करेंगे तो फिर ये बढ़ेगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सर घूर्णन को कम करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, पृथ्वी घूर्णन जो कर रही है वो रुक जाए, मतलब इसको बिल्कुल कम कर दो, रुक जाए मतलब जीरो कर दो, ये जीरो कर दिया तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो फिक्स हो जाएगा जी पर। घूर्णन अगर रुक जाएगा तो जी का मान एक तरह से बढ़ जाएगा, मतलब इसको घटा देंगे, इसको कम करेंगे तो सर ये जी बढ़ेगा। घूर्णन के कारण तो कम होता है, लेकिन अगर घूर्णन को रोक दिया, पृथ्वी की गति अगर रुक जाती है तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपसे ये पूछे कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो कोई व्यक्ति अपना वजन कैसा महसूस करेगा? तो हम कहेंगे सर वो अपना वजन बढ़ा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि घूर्णन रुक गया है, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण बढ़ गया होगा। तो हमें समझ में आया सर घूर्णन कम करते हैं तो ये बढ़ता है और इसको बढ़ाते हैं तो ये घटता है, इसका उल्टा संबंध है। तो ये हमें समझ में आएगा सर घूर्णन के कारण होता है। अगर हम बात करें कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? थीटा, तो 1 होती है, 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है, नहीं मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो एक बार बताओ, अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ पर ये है ध्रुव पर थीटा कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ 90 अंश हो जाएगा और कॉस 90 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब जी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू मैक्सिमम निकल के आएगी। तो यही कारण होता है कि सर ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है। हमें हमने इस फॉर्मूले से भी समझ लिया कि जी का मान वास्तविकता में मैक्सिमम होता है। ध्रुवों पर थीटा बराबर 90 होता है, 90 कर देंगे तो ये 0, तो ये फिर मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो इतना हमें समझ में आया कि सर घूर्णन के कारण में जी के मान में परिवर्तन आता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि सर एक सवाल है, एक क्वेश्चन और आता है लास्ट, ये क्वेश्चन और हम करते हैं फिर हम देखते हैं, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। घूर्णन से रिलेटेड एक सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं। एक सवाल हम पूछेंगे कि अगर पृथ्वी अपना घूर्णन बढ़ा दे तो जी के मान में क्या होगा? सर कमी हो जाएगी, और अगर घटा ले तो जी का मान बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी अपना घूर्णन 17 गुना कर ले या इससे भी अधिक कर ले तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी पर जी का मान 0 हो जाएगा और हर एक वस्तु भारहीनता का अनुभव करेंगी। तो इतने हम बात समझे। एक यहाँ से न्यूमेरिकल और आता है कि सर अगर पृथ्वी के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए या फिर और त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो सर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देख लें, एक क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए तो जी का मान कितना हो जाएगा? तो देखो जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी बराबर कैपिटल जी ME और बट्टे RE², यही तो फॉर्मूला होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि हम डायरेक्ट काम करेंगे। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? 2 गुना, तो हम डायरेक्ट ऊपर रखेंगे कि सर 2 पृथ्वी का द्रव्यमान है ऊपर पर, और अपॉन में त्रिज्या को क्या किया है? अभी हमने समझाया है इसको कैसे करते हैं, पीछे जाके आप एक बार और देखो। तो त्रिज्या को क्या किया? आधा किया है, तो हमने कहा सर 1/2 और उसका भी है वर्ग।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/1/4 आएगा और इस 4 का गुणा हो जाता है ऊपर, तो कुल मिलाकर 8 गुना, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण 8 गुना बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण 8 गुना बढ़ जाएगा। अब एक और सवाल आता है, एक सवाल ये आता है कि अगर एक व्यक्ति पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, मतलब पृथ्वी की जितनी भी त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई पर वो चला जाए तो जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो हम एक बार और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला गया है तो जी के मान में परिवर्तन बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ये है अर्थ और ये इसकी आर ई है और इतनी ही आर ई के बराबर यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ जी पूछ रहा है। तो देखो जो त्रिज्या थी वो जस्ट डबल नहीं कर दी, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि सर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया है। जब त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पहुंच जाएगा तो त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, इसका मतलब सर इस सवाल का मतलब ये है कि सर त्रिज्या को 2 गुना कर रहा है, बस और कुछ नहीं। तो त्रिज्या को 2 गुना कर दिया वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान तो बदला नहीं, तो द्रव्यमान बदला नहीं तो 1 रहेगा डायरेक्ट। देखो फॉर्मूला होता है G बराबर GME/R², और हम इसको करते हैं डायरेक्ट, हमने अभी सीखा है। सर M में तो कोई चेंज नहीं तो कुछ नहीं, वर रख लेंगे, लेकिन R में किया है, R क्या किया है, ऊपर जाने में पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही गया है तो दोगुनी कर दी है, तो हम लिख देंगे सर ये जस्ट दोगुनी करते हैं 2 और इसका हो रहा है स्क्वायर, तो इसका मतलब 1/4। हम कहेंगे सर अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाएगा, बराबर ऊंचाई पर अगर चला जाएगा सतह छोड़कर ऊपर, तो उसका वो जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण 1/4 महसूस करेगा अपने ऊपर, 1/4 महसूस करेगा। एक सवाल और लास्ट है इसमें कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या परसेंटेज में कम या ज्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, नहीं कम कर दी जाए तो जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर पृथ्वी की त्रिज्या 20% कम कर दें तो जी के मान में परिवर्तन बताओ। फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो ये अगर परसेंटेज आपने पढ़ा होगा मैथ में तो वहां से भी आप इसको कर सकते हो, मैं इसको कर रहा हूं। देखो G बराबर GME/R² होता है, ये होता है। देखो G कांस्टेंट है, द्रव्यमान को चेंज नहीं किया केवल, अच्छा हाँ यहाँ लिख दो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो जी का मान में क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा यदि, पूरी बात लिखो, यदि भार पृथ्वी का द्रव्यमान ना बदला जाए, ये है सवाल। मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान हम ना बदलें, बस पृथ्वी की त्रिज्या को 20% बढ़ा दें, तब बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है G बराबर GME/RE²। G तो कांस्टेंट है और इसको हमने बदला नहीं, ये बोल रहा है कि भाई M को कांस्टेंट रखो, तो केवल R के ही कारण तो कम या ज्यादा होगा G का मान, ठीक है। R में क्या चेंज, देखो R में जिस तरह से बदलाव होता है उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो G में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि इनमें उल्टा संबंध है। तो R में क्या बदलाव है, देखो गणित में आपने पढ़ा होगा कि R में क्या बदलाव है, 20% की कमी हो रही है, तो 20% का भिन्न 1/4 होता है। ये थोड़ा गणित का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो मैं थोड़ा इसको फास्ट कर दे रहा हूँ। आप अगर नहीं समझ में आए कि सर ये गणित का मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगा लिया तो कमेंट कर देना, मैं आपको गणित का ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि किस तरह से ये कमी या वृद्धि होती है। तो 20% का भिन्न 1/4 होता है, ठीक है, 20% का भिन्न 1/4 होता है। तो इसका मतलब त्रिज्या को हमने, अगर पहले त्रिज्या 4 थी तो हमने 1 बढ़ाकर 5 कर दी, त्रिज्या अगर पहले 4 थी तो 1 बढ़ाकर 5 कर दी, लेकिन त्रिज्या का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो इसका भी तुम स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 16 और ये हो जाएगी 25। ये तो आ गई त्रिज्या, लेकिन मैंने ये कहा था त्रिज्या और जी में उल्टा संबंध है, तो त्रिज्या की वैल्यू को जब पलट दूंगा तो जी की वैल्यू होंगी, तो इसकी वैल्यू को अगर पलटेंगे, ये इधर लाएंगे ये इधर लाएंगे, 25 इधर आएगा 16 इधर जाएगा। तो अब देख लो पहले जी 25 था और अब जी 16 हो चुका है, तो कितने परसेंट घट गया। तो देखो 25 से 16 ये 9 कम है, तो हम कहेंगे सर 9 कम है, 9 कम है कितने से, 25 से कम है, 25 से गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का चिन्ह, तो 25 से ये 4 बार कटा, कुल मिलाकर
36%, 36% की सर कमी आ जाएगी। इसका मतलब ये जो सवाल था, देखो यहाँ से आप देख लेना कि ये जो सवाल है इधर है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण में 36% की कमी आएगी। तुम कहोगे सर कैसे? तो ये मैंने मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया, वरना ये सवाल मैथ में भी आता है। ऐसे यहाँ कुछ अलग रख लेगा, वैल्यू को घटाएगा बढ़ाएगा और मैथ में पूछ लेगा। ये फॉर्मूला होता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, केवल आर के कारण जी बदलेगा। तो आर हमने देखा कि 20% कम किया है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो इसका मतलब अगर पहले आर 4 था तो 1 बढ़ाकर 5 कर दिया है, लेकिन हमने देखा कि सर आर का स्क्वायर हो रहा है, तो फिर हमने स्क्वायर कर लिया, 16 और 25 हो गया। आर की जो भी वैल्यू है उसको पलट देंगे तो वो जी का काम करेगा। तो हमने आर की वैल्यू को इधर किया, ये किया, तो ये जी का काम कर रहा है। 25 था पहले जी, अब 16 हो चुका है, तो 9 घट गया, तो 9 का परसेंट निकालेंगे कितना आएगा? 36% निकल के आएगा। तो ऐसे तमाम सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल मैथमेटिक्स में ज़्यादा बनेंगे। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में ना आई हो कि सर ये मैंने कैसे कर दिया है, तो आप कमेंट कर देना, मैं वो गणित का वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो इसको समझ लो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब इसके बाद देखो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जितना भी कुछ बचा होगा, वो सब कुछ हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और इसी तरह से आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।